उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का मुद्दा गरमाया। भाजपा ने जम्मू में किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस पर संविधान का मजाक उड़ाने का लगाया आरोप। संसद में पास हुए 3 नए क्रिमिनल बिल। राजद्रोह का कानून को किया गया निरस्त। नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग पर फांसी। डुग्गर प्रदेश मना रहा डोगरी भाषा का मान्यता दिवस। 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में किया था शामिल। जम्मू में जगह जगह कार्यक्रमों का हो रहा आयोजन। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करते हैं। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति धनखड़ की नकल उतारने के मामले में सियासत गर्मा गई है। जम्मू में इसके विरोध में भाजपा द्वारा प्रदर्शन किया गया और टीएमसी सांसद और इंडिया अलायंस का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भाजपा नेता व पूर्व मंत्री सत शर्मा ने टीएमसी सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इस हरकत की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कल्याण बनर्जी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के संविधान का सम्मान करते हैं और न ही संवैधानिक पद बैठे व्यक्ति का सम्मान करते हैं। वहीं जम्मू के बिस्रवाला में भी भाजपा ने डीडीसी चेयरमैन भारत भूषण की अगुवाई में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने उपराष्ट्रपति के अपमान मामले को लेकर प्रदर्शन किया और सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कि कल्याण बनर्जी द्वारा जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री की गई और उस मिमिक्री के बाद प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेने के लिए जो लालियत रहते हैं उन्होंने उसकी वीडियो बनाई है और ये सोची समझी चाल है। पूरे देश का जो संविधान है इसकी ये लोग रक्षा तो नहीं कर सकते, लेकिन उपराष्ट्रपति की तौहीन करके इन्होंने बता दिया है कि देश का संविधान, देश की संवैधानिक पोस्ट इनके सामने कोई महत्व नहीं रखती है। पूरे इंडिया अलायंस को पूरे देश से माफी मांगने की आवश्यकता है, उपराष्ट्रपति जी से माफी मांगने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी का हमारा ये जो जिला है इसकी भर्त्सना करता है, निंदा करता है और हम लोग चाहते हैं कि जितने भी देश भर के वोटर्स हैं इन नौसिखिया लोगों को वोट कर दे। ये अपने इस देश को किस तरफ ले जाएंगे हम सब जानते हैं। कोई मिमिक्री कर रहा है संवैधानिक पोस्ट की, कोई उसके वीडियो बना रहा है, हम सब जो है इसकी निंदा जो है वो करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और उनके साथ जो साथी है उनके वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसका सामना नहीं कर रहे। उनका कर्म बनता है कि वो पार्लियामेंट में बैठ के मुद्दों पर बात करें, बहस करें, लेकिन वो भागते हैं, वो डरते हैं। वो जो कांग्रेस पार्टी है ये भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता से डर गई है और मुद्दों से भाग रही है। वो सिर्फ ध्यान भटकाना चाहती है। राहुल गांधी का पुतला जलाया, क्यों जलाया, क्या वजह क्या? देखिए, उन्होंने पार्लियामेंट छोड़ दी, बाहर निकल जाते हैं, कार्रवाई नहीं चलने देते। उनका मकसद होता है, उनका काम है, उनकी ड्यूटी बनती है वो मुद्दों पे बहस करें। पार्लियामेंट इसीलिए बनाई गई है कि मुद्दों पर बहस करें। बहस तो करते ही नहीं। उनका रिकॉर्ड देख लीजिए 4 साल का, उन्होंने कभी बहस नहीं की है, कभी मुद्दों पे बहस नहीं की, तो इसलिए वो भागना चाहते हैं, भाग रहे हैं। पार्टी का आक्रोश जम्मू के अंदर देखने को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो यहाँ के बड़े बड़े नेता हैं वो आज इस प्रदर्शन को जो है वो अंजाम दे रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जम्मू के अंदर ये पुतला जो है ये फूंका गया है और लगातार कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मामला है उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली के अंदर भी बीजेपी जोरदार प्रदर्शन कर रही है क्योंकि ये मामला आज से 2 दिनों का पहले का है जहां पर एक टीएमसी के सांसद जो हैं वो संसद के बाहर कहीं ना कहीं मिमिक्री करते हुए नजर आए थे और इस मिमिक्री का वीडियो भी वायरल हुआ था। और इतना ही नहीं,
कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी भी इस दौरान वहां पर मौजूद थे और वो भी इस दौरान मिमिक्री को लेकर जो है वो काफी ज्यादा हंसी मजाक उड़ा रहे थे, जिसका वीडियो भी काफी ज्यादा चल रहा है। और उसके खिलाफ अब बीजेपी में आक्रोश देखने को मिल रहा है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे एक सभापति या फिर उपराष्ट्रपति जो होते हैं उनके खिलाफ इस तरह का जो कृत्य यहां पर किया गया है वो काफी निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कड़ा विरोध किया है कि आखिर संविधान का ये मजाक जो है वो क्यों यहां पर उड़ाया जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ अनिल शर्मा जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जम्मू के अंदर किस तरह की तस्वीर है और प्रदर्शन जो है वो आगे क्या कुछ रुख लेगा। अनिल, जरा बताइए, ये प्रदर्शन जो है जम्मू के अंदर देखने को मिल रहा है और पुतले भी फूंके गए हैं, यानी कुल मिलाकर बहुत यहां पर कड़ा विरोध देखने को मिल रहा है बीजेपी की तरफ से। अभी की तस्वीर क्या है? ये साफ है कि रणनीति जो इस समय देश के राष्ट्रपति के अपमान को लेकर कहीं ना कहीं जो पूरी तरह से भाजपा विफरी हुई है और नीति साफ है कि जिस तरह से कतई ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जाट समाज हो, तमाम लोग हो, ये चिंतित है कि आखिर ये किस तरह की देश के अंदर राजनीति की जा रही है। और सांसद है टीएमसी के, वो आप देखिए कि किस तरह से बनर्जी जो है वो भारत देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करते हैं, जिसको लेकर भाजपा पूरी तरह से विफरी है और कई संगठन जो हैं इसको लेकर विरोध कर रहे हैं, जाट समाज इसको लेकर विरोध कर रहा है। और मगर उसके बावजूद भी कांग्रेस की राजनीतिक देख के और वहीं पर दूसरी तरफ उनके जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो भी कई तरह के तर्क जो है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू में इसको लेकर अब भाजपा पूरी तरह से आक्रोश में है, गुस्से में है, जिसको लेकर आपने तस्वीरें दिखाई हैं और लगातार ग्राउंड जीरो पर हम जुड़े हुए हैं। भाजपा कार्यकर्ता जो है, भाजपा नेता जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे वो युवा नेता हो या फिर उनके पूर्व नेता हो, इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। अनिल, क्या कुछ मांगे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है वो सामने रखी गई है? देखिए, भाजपा नेताओं का यह साफ कहना है कि कहीं ना कहीं जो सांसद हैं उन पर लीगली एक एक्शन होना चाहिए, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने अगर हम जिक्र करें, कल हमने देखा कि कल प्रधानमंत्री ने जो है भारत देश के उपराष्ट्रपति से जो है फोन पे बातचीत भी की और दुख भी जाहिर किया। और कल हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया था, जिसको लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार अब पूरे देश के अंदर जो इस समय ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, जब राहुल गांधी जी से इसके बारे में पूछा गया तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो मेरे फोन में ही वो वीडियो है, ये वीडियो कहां से वायरल हुआ है, क्या हुआ है, इसको लेकर जो है अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आए हैं। और कहीं ना कहीं मीडिया पर ही राहुल गांधी ने सवाल उठा दिया। आप देखिए कि देश के अंदर पहले उपराष्ट्रपति के अपमान किया जाता है और तमाम वो सांसद एकत्रित हुए थे, वो सांसद जो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, पूरे देश को, पूरे विदेश के अंदर क्या दिखाना की जो रणनीति दिखाना चाहते थे, क्या था, क्या मकसद था, इसके लिए ये साफ है कि देश के अंदर इस तरह अनिल, जो जम्मू में अभी बीजेपी द्वारा प्रदर्शन किया गया है वो क्या मांग कर रहे हैं और इस प्रदर्शन की आगे आने वाला समय क्या रहेगा, किस दिशा में जाएगा? क्या लगातार प्रदर्शन रहेगा? क्या अपनी मांग पर अड़े रहेंगे? क्या कोई ऐसी मांग है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की? देखिए, मांग ये साफ है कि लीगली एक्शन जो है उन सांसदों पे होना चाहिए और तमाम वो सांसद जहां पर बैठे हुए थे उन सभी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो लेनी चाहिए। ठीक है। और संसद की बात करते हैं तो जो ये साफ जाहिर किया जा रहा है कि देश के अंदर जो है वो इस समय ये अपमान जो है वो नहीं सहा जाए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। ग्राउंड से ये तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये कड़ा विरोध जम्मू में जताया है। आपको बताना चाहेंगे ये उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के मिमिक्री का मामला जो है वो लगातार बढ़ रहा है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ग्राउंड पर आकर पुतला फूंक रहे हैं और ये विरोध जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है, संविधान का अपमान है और संविधान के अंतर्गत ही इनकी कार्रवाई, लीगली कार्रवाई जो है सांसद पर होनी चाहिए, ताकि इस तरह के जो नज़ारे हैं, इस तरह के दृश्य हैं वो दोबारा न देखे जा सके। वही 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल लोकसभा में पास हो गए हैं। पारित बिलों के मुताबिक अब नाबालिग से रेप और मॉब लिंचिंग जैसे अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान भी कर दिया है। राजद्रोह कानून को निरस्त करने का फैसला भी सरकार ने किया है। बिल में मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया है।
इसके साथ ही आजीवन कारावास का 7 साल की सजा में परिवर्तन कर सकेंगे। इन बिलों को लेकर कानून के जानकार एडवोकेट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे कानूनी तौर पर ये बिल क्या है, इन बिलों का क्या जमीनी स्तर पर इनका क्या इस्तेमाल किस तरह से होगा, क्या इस बिल के अंतर्गत क्या क्या चीजें नई जोड़ी गई हैं या लाई गई हैं, इससे हमारे समाज को बदलने के लिए इन बिलों का कितना योगदान रहेगा हमारे समाज में, जो कहीं ना कहीं क्राइम जैसी चीजें या अपराध जैसी चीजें बढ़ रही हैं उन पे कितना विराम लगेगा, क्या नियंत्रण होगा या नहीं, उसके नजरिए से ये 3 बिल कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीधे सीधे तीनों बिल जो हैं वो अपराध से जुड़े हैं, यानी क्राइम से जुड़े हैं, और उसी को लेकर ये बिल फिलहाल के लिए लोकसभा में पास हुए हैं। और अब देखना होगा कि इन बिलों को लेकर अब किस तरह से आगे जो है इन बिलों के चलते जो हमारी सोसाइटी है या जो क्रिमिनल जैसे मामले हैं, क्राइम जैसे मामले हैं, उस पर विराम लगेगा। फिलहाल हमारे साथ एडवोकेट भी जुड़ेंगे, उनसे भी पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर ये बिल कितने महत्वपूर्ण हैं। हमारे साथ इस वक्त एडवोकेट हुनर गुप्ता जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर ये बिल जो हैं, ये 3 बिल जो पास हुए हैं, ये कितने महत्वपूर्ण बिल हैं? हेलो जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? आप मेरा नाम गलत मेंशन कर रहे हैं। जी चंद्रमोहन जी, ये बिल कितने महत्वपूर्ण है जो 3 बिल पास हुए हैं लोकसभा में? जी, ये बड़े महत्वपूर्ण है। इन्होंने पूरा हमारा कानून को देखने का नजरिया बदल दिया है। जो अंग्रेजों के समय के बने कानून थे, आज के समय के मुताबिक समाज में जो परिवर्तन हुए हैं, जो दृष्टिकोण बदले हैं, उसके अनुसार ये जो है नए बिल आए हैं, ये कानून बन जाएंगे। ये समय की जरूरत थी। हम 200 साल पुराने, 150 साल पुराने कानूनों पर ही चल रहे थे, क्योंकि हालात बदल गए हैं। ये कॉलोनियल लॉज थे जो पहले थे, अब ये हमारे इंडिपेंडेंट कंट्री के जो लॉ बनेंगे, हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनेंगे। ठीक है, मैं ये जानना चाहूंगा चंद्रमोहन जी, इन बिलों से हमारे समाज को बदलने में कितना अहम योगदान है इन 3 बिलों का, खासतौर पर अगर अपराध की बात करें, लगातार जो बढ़ता हुआ ग्राफ है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। क्या इससे यहाँ पर नियंत्रण होने की कोई संभावनाएं हो सकती हैं? क्या यहाँ पर विराम लग सकता है इन चीजों पर? बड़ी तेजी से इसमें परिवर्तन होगा। देखिए, इन्होंने पुलिस को भी बाइंड कर दिया है कि आपको निश्चित समय के बीच में ही इन्वेस्टिगेशन करनी है। ऐसे कोई व्यक्ति आपने देखा अगर अरेस्ट हो जाता है तो पता नहीं लगता कहाँ है, पुलिस वाले उसका बेरोक नहीं बताते। अब वो बाउंड हो गए हैं, हर थाने में लिस्ट रोज आएगी कौन कहाँ अरेस्ट हुआ है। तो हर पुलिस स्टेशन में आप FIR दर्ज करवा सकते हैं, और पुलिस स्टेशन में भेजेगी। लोगों की सुविधा के लिए इतना अच्छा हुआ। और कानून में जो सख्ती लाई है इन्होंने, मॉब लिंचिंग की बड़ी बात होती है कि लोग हमारे देश को बदनाम करते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है, फिर भी मॉब लिंचिंग के लिए डेथ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई है इसमें। दुनिया के किसी देश में इतना सख्त कानून नहीं है कि डेथ पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग। तो ये बड़ा क्रांतिकारी नजरिया है। इसके अलावा जो महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर अत्याचार होते थे, यौन शोषण होते थे, उसके बारे में बड़ा सख्त कानून बनाया है। पहले 15 साल की बच्ची के साथ अगर कोई उसकी इच्छा से यौन शोषण करता है, 15 साल से नीचे की तो केस बनता है, 15 साल ऊपर नहीं। उसकी एज कम करके अब 18 वर्ष कर दी है। 18 वर्ष की कम उम्र की बच्ची के साथ चाहे कंसेंट हो चाहे ना हो, जो भी होगा वो रेप होगा। एडवोकेट चंद्रमोहन जी, मैं दोनों पहलू इसके ये भी जानना चाहूंगा, जैसे कोई इंसाफ के लिए भटकता है, दर बदर भटकता है, उसे इंसाफ जल्दी नहीं मिलता है, या फिर जो क्रिमिनल होता है वो काफी देर तक खुली हवा में भी घूमते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें जल्दी सजा नहीं मिलती है, इन दोनों पहलुओं के नजरिए से ये तीनों बिल कितने इंपॉर्टेंट है, मैं ये छोटे एक सेगमेंट में जानना चाहूंगा। अब ये बिल ड्राफ्ट किए गए, बड़ा इसमें माइंड लगा, बड़े एक्सपर्ट लोग बैठे थे, वो ये जो बातें आपने की है यही उनके नजरिए में थी। क्रिमिनल पकड़े नहीं जाते हैं और विक्टिम जो है वो दर बदर ठोकरे रहता रहता है, इंसाफ नहीं मिलता है। तो इसमें पहला इंडियन पैनल कोर्ट था, यानी सजा देने वाला, पेनल्टी देने वाला। अब ये जुडिशियल बनाया है इन्होंने कि न्याय के लिए जो है तो न्याय देखते हुए होगा, इसमें विक्टिम को न्याय देना है, इसके हिसाब से सजा मिलेगी क्रिमिनल को। और दूसरा, पुलिस को जो फाइट किया है क्विक एक्शन करने के लिए, उसमें तो क्रिमिनल बच नहीं सकेंगे, फंस जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। ठीक है, ऐसा ही टेररिज्म को जो इन्होंने इसी एक्ट के अंदर लाया, अलग से कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टेररिज्म के मामले में बड़े स्ट्रिक्ट लॉज उन्होंने बनाए हैं। तो ये सारा जो कानून है ये बेसिक नजरिया बदल रहा है, और मुझे लगता है कि लोगों को जो न्याय मिलने की प्रक्रिया है बड़ी तेजी से आगे बढ़ेगी। और
नहीं लोगों को लगेगा कि कोई रेवोल्यूशनरी चेंज आई है और रूल ऑफ लॉ जो है वो इम्प्लीमेंट होगा देश के अंदर। अब भाई ये इस पर भी जरा प्रकाश डालना चाहूंगा चंद्रमोहन जी, जो पुराने मामले हैं, जो लटके हुए मामले हैं, आज तक काफी दिनों से, काफी समय से कोई इंसाफ के गुहार में अभी तक बैठा हुआ है, काफी लंबे लंबे मामले पड़े हुए हैं, क्या उसका भी कोई कनेक्शन हो सकता है? क्या उन पर भी अब कहीं ना कहीं तेजी से कार्रवाई हो सकती है? इसका जो पुराने मामले हैं, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। जैसे ये कानून बनता है, राष्ट्रपति पर साइन करते हैं, तो लग जाते हैं, तो जो पहले से मामले हैं वो भी अब इसी कानून के दायरे में देखे जाएंगे। ठीक है, लाखों के दायरे में पड़े हुए हैं केस, तो पुराने का लाभ कोई नहीं हुआ, तो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको सबको बेनिफिट मिलेगा। तो क्या उनको अब उम्मीद जग गई है, उन लोगों को जिनके केसेस पेंडिंग है, उनको इंसाफ की कोई किरण जो है वो दिखाई दे सकती है? आज ही पार्लियामेंट में आया है, जो लोग न्यूज सुन रहे हैं, जो आप लोगों के बात में जो लोग सुन रहे हैं, तो उम्मीद जाके कि जब जैसे ही ये बात फैलेगी तो अब सब लोगों को अब न्याय पर विश्वास आ जाएगा। अन्यथा लोग उम्मीद ही छोड़ देते हैं कि न्याय मिलेगा, कोर्टों में उम्र निकल जाती है, इंसाफ नहीं मिलता। वैसा नहीं होगा, टाइम बाउंड प्रोग्राम में सब कुछ करना पड़ेगा, हर केस का फैसला निश्चित समय के अंदर करना पड़ेगा और तेजी से करना पड़ेगा। पहले बहाने लगा के हमारे वकील भी और लिटिगेट भी डेट्स पे डेट्स लेते जाते थे, तो केस लंबे था, वो कोई उसका स्कोप नहीं रहा है। जिसको डेट लेनी होगी डेट नहीं मिलेगी और हर तारीख पे कुछ ना कुछ कार्रवाई केस में होगी। कुछ न कुछ अगर कानूनी प्रक्रिया, थोड़ा सा मैं इन तीनों बिलों की समझना चाहूंगा, क्या कानूनी प्रक्रिया रहेगी? जो आरपीसी की जगह आएगा हमारा न्याय विधान, वो जो न्याय संहिता, वो आईपीसी की जगह आएगी। सीआरपीसी की जगह जो दूसरा आया है नागरिक सुरक्षा संहिता, और ऐसे ही एविडेंस एक्ट में जो आजकल नई चीजें आई हैं, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग, मोबाइल फोन, इनकी कोई जगह नहीं थी हमारे प्रोसीजर में। बिल्कुल। अब ये भी माध्यम इस्तेमाल किए जाएंगे। रेप विक्टिम की वीडियोग्राफी और उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा। पुलिस में जो कार्रवाई होती है सारी रिकॉर्ड की जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो आए हैं उनको सेफली और क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है तेजी से होगा जी। ठीक है चंद्रमोहन शर्मा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ एडवोकेट चंद्रमोहन शर्मा जी इस वक्त जुड़े हुए थे, जो इन 3 बिलों पर जानकारी दे रहे थे कि आखिर कितने इंपॉर्टेंट, कितने महत्वपूर्ण ये बिल हमारे लिए और इंसाफ के लिए होने वाले हैं। क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कई सालों से जो केसेस हैं वो पेंडिंग रह जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता है, या फिर जो गुनहगार होता है उसको सजा नहीं मिलती है। इस पर भी तेजी से काम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। डुग्गर प्रदेश जम्मू डोगरी भाषा की मान्यता का दिवस मना रहा है। 2003 में डोगरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में डुग्गर प्रदेश डोगरी मान्यता उत्सव मना रहा है। लेकिन मान्यता मिलने के 20 साल बाद डोगरी भाषा को वह मान्यता नहीं मिली है। यह भाषा पहले घरों तक सीमित रही और अभी तक स्कूल इसे अपना नहीं पाए हैं। निजी स्कूलों में डोगरी भाषा की जगह बच्चों को वैकल्पिक विषय के तौर पर अन्य भाषाओं को सिखाया जा रहा है। इतने लंबे सफर के बाद भी डोगरी भाषा को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बताना चाहेंगे, ये डोगरी भाषा को लेकर जो खबर आई है, आप डुग्गर प्रदेश जम्मू डोगरी भाषा की मान्यता का आज दिवस मना रहे, क्योंकि 2003 में डोगरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। उसी को लेकर ये कहीं ना कहीं डोगरी भाषा की मान्यता का जो दिवस है वो आज मनाया जा रहा है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं इसके उपलक्ष्य में डुग्गर प्रदेश डोगरी मान्यता उत्सव मना रहा है, पूरा डुग्गर प्रदेश मना रहा है कि जो डोगरी भाषा है उसकी क्या मान्यता है। और इस पर भी हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं विनोद जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, डोगरी भाषा को लेकर ये जो मान्यता उनको मिली थी लगभग 2003 में 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया था, जरा संक्षेप में बताइए डोगरी अभी कहाँ किस स्तर पर खड़ी है डोगरी भाषा की बात करें तो? आज 2 दशक पूरे हो चुके हैं और हमें ये फख्र की बात है कि 2003 में जब स्वर्गीय वाजपेयी जी की एनडीए की सरकार थी और उनका लास्ट सेशन था, उस लास्ट सेशन में इसमें इस 8 शेड्यूल में शामिल किया गया था। लेकिन 2 दशक बीत जाने के बावजूद भी जो रुतबा डोगरी को मिलना चाहिए वो रुतबा नहीं मिल रहा है।
हम कॉस्मेटिकली देखें तो इसको राजभाषा का दर्जा मिल गया है, यानी सरकारी भाषा है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। लेकिन स्कूलों में ना तो इसको पढ़ाया जा रहा है, और जो लोग पीएचडी करके बैठे हैं, एमए डोगरी करके बैठे हैं, ना ही उनके लिए कोई शिक्षण संस्थानों में रोजगार के साधन है। एक बात तो अच्छी है, इसका शैक्षिक विकल्प क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि लोकल लैंग्वेज को एम्फेसिस किया जाएगा, यानी लोकल लैंग्वेज पर कंसंट्रेट किया गया। हो सकता है जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो तो डोगरी को भी याद किया जाए। जी शीतल। बिल्कुल, इसका विकल्प क्या है, कैसे हम इसको शिक्षा में उतार सकते हैं, शिक्षा के जरिए हम इसको और भी मजबूत कर सकते हैं, कि इसका विकल्प क्या है हमारे पास? शीतल, हम अपने पड़ोसी राज्य पंजाब की बात करें और पंजाब में अपनी लैंग्वेज और कल्चर को लेकर के निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। आप पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री को देखेंगे और किस तरीके से अपने कल्चर और लैंग्वेज को बनाए रखने के लिए कितना काम करते हैं। इसी तरीके से हमारे परिवारों में जो एक मिथ बना हुआ है कि बच्चे को इंग्लिश पढ़ाना बड़ा जरूरी है, अगर बच्चा डोगरी में बात करता है तो हम उसको स्नब करते हैं कि नहीं, आपको इंग्लिश में बात करनी होगी। दूसरा, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अगर कोई डोगरी में बात करता है तो उसको फाइन किया जाता है। ये सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है कि चैरिटी बिगिन एट होम, अपने घर से शुरुआत होनी चाहिए। हमें अपने घरों में अपने छोटे बच्चों को एक डोगरी के तरफ जागरूक करना होगा। स्कूलों में डोगरी को अनिवार्य करना होगा ताकि बच्चे डोगरी पढ़ें, ताकि जो पहले डोगरी पढ़ चुके हैं उनको बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिल सके। तो क्या बहुत शिक्षा, सारे लिटरेचर तो क्या शिक्षा एक मजबूत माध्यम है इस डोगरी भाषा को और मजबूत करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा के माध्यम से इसको मजबूत किया जा सकता है। जिस तरह से पंजाब में पंजाबी को बड़ा मजबूत किया गया है और वो पंजाबी अपने लैंग्वेज को भी इंटैक्ट करते हैं और अपने कल्चर को भी अपना इस तरह से मजबूत बनाते हैं। इसी तरीके से मुझे लगता है कि शिक्षण संस्थानों में इसको मैंडेटरी किया जाना चाहिए, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है, और स्कूलों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से डोगरी को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये खास तौर पर जानकारी साझा करने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे और इन्होंने कहा कि किस तरह से शिक्षा के माध्यम से यहाँ की डोगरी को और मजबूत कर सकते हैं और आम लोगों तक जो है वो कहीं ना कहीं इसका संदेश पहुंचा सकते हैं, इसको और मजबूत करने की कोशिश की जा सकती है। तो वही साल 2020 में आए कोरोना के प्रकोप के बाद देश में एक बार फिर कोविड के केस सामने आ रहे हैं। इस उभरते NH1 वेरिएंट के मद्देनजर केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी सतर्कता बढ़ाने का आग्रह किया गया है। भले ही जम्मू में वर्तमान में कोई मामला दर्ज ना हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इस वेरिएंट से निपटने के लिए कमर कस ली है। इस विषय को लेकर हमारे संवाददाता अनिल शर्मा ने जीएमसी प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता से खास बातचीत की है। भारत सरकार कोविड को लेकर एक बार फिर से सतर्क हो चुकी है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में इसको लेकर तैयारियां कैसे हैं? लगातार बैठकों का दौर जारी है। अगर कोरोना के मामले एक बार फिर से भारत में बढ़ते हैं तो उसकी तैयारियां कैसे रहने वाली हैं इसको लेकर, और दूसरा जम्मू कश्मीर में इसको लेकर तैयारियां कैसी है, क्योंकि अभी भी कुछ कोरोना केसेस आना एक बार फिर से शुरू हो चुके हैं। जम्मू जीएमसी की तैयारियां कैसे हैं, उसी पर ज्यादा विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ जीएमसी प्रिंसिपल आशुतोष जी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है गुलिस्तान से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए। क्या अपडेट है और प्रिपरेशन कैसी है? पहले हमने बड़े सतर्कता के साथ लड़ाई लड़ी है और अब की तैयारी? देखिए, ऐसा है कि जो रिसेंटली क्या हुआ है कि केरला से जो कोविड-19 का एक वेरिएंट है, ओमिक्रॉन जो था उसका एक वेरिएंट है, उसके केसेस डिटेक्ट हुए हैं। और आज हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मीटिंग भी थी, वर्चुअल मीटिंग थी, और कल हमने अपनी मीटिंग भी की इस बारे में। तो अभी तक जो एज़ पर आवर डेटा, इंडियन डेटा, 3000 के करीब केसेस डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें अराउंड 2000 केरला से हैं और कुछ 700 कर्नाटका से हैं। तो हमारी स्टेट में अभी भी कोई भी केस इसका डिटेक्ट नहीं हुआ है। जो लास्ट केस कोविड का डिटेक्ट हुआ था वो सितंबर में था, यहाँ पे एक केस था। श्रीनगर से 4-5 केस डिटेक्ट हुए हैं। और जो हमारी मीटिंग में ये जो हमें हमें बताया गया कि ये जो वेरिएंट है ये काफ़ी इन्फेक्टिव है, लेकिन इसकी फैटेलिटी कम है। ये अभी किलिंग कैपेसिटी इसकी ह्यूमन बींग्स की कम है, दैट से सोलियस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने अपनी जो मुस्तैदी है सख्ता को कम करना है। तो गवर्नमेंट इज ऑन द जॉब फॉर दैट। तो
तो इसी में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आज, जिसमें पूरी इंडिया से सारी स्टेट्स के हेल्थ मिनिस्टर्स जुड़े हुए थे, हम लोग भी थे उस मीटिंग में। तो कुछ जो उसमें जो हमने डिसीजन लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, ये पहला कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए। ठीक है। हर सेंटर जो था होगा, जीएमसीज हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहाँ रैट टेस्टिंग होती है, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग, और जो बड़े सेंटर्स हैं आरटीपीसीआर से जो पेशेंट होगा जिसको ILI बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन या सिम्टम्स होंगे, उसकी जिसको फीवर होगा, खांसी होगी या छाती खराब होगी, उसकी टेस्टिंग की जाएगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए, तो इसमें हमने भी मीटिंग ली है। RT-PCR की जो किट्स है, हमारे पास 60,000 किट्स पड़ी हुई हैं। जो रैट है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, उसकी किट्स हम प्रोक्योर कर रहे हैं। एक और दूसरी बात ये भी कही गई कि जीनोमिक्स की अगर कोई इस टाइप का केस डिटेक्ट होता है, उसका एग्जैक्ट वेरिएंट फाइंड आउट करने के लिए जीनोमिक टेस्टिंग भी की जाएगी। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।